Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना 8th चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे जो भी हमारा बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन था वो हम इसके अंदर कवर करेंगे डीपीएसपी से रिलेटेड। तो हम अपने डीपीएसपी के बारे में पिछले पार्ट के अंदर देख चुके हैं कि हमारे कौन कौन से डीपीएसपी हैं, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। अब हम अगले पार्ट के अंदर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे डीपीएसपी हैं और फंडामेंटल राइट हैं ये हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहे हैं। तो इनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट रही है ये हम देखते हैं। तो देखिए, इनके बीच में मेनली कन्फ्लिक्ट ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो जस्टिशिएबिलिटी है उनकी, मतलब वो जस्टिशिएबल इन नेचर है, यानी उनको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है। लेकिन जो डीपीएसपी हैं वो हमारे कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। जो डीपीएसपी हैं वो हमारे स्टेट के ऊपर क्या है, वो मोरल एब्लिगेशन है, मतलब हमारी स्टेट की ड्यूटी है कि वो उनको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारे जो देश के जो सिटीजन है उनको क्या किया जा सके, एक तरीके से उनका वेलफेयर किया जा सके। तो ये किसके अंदर लिखा है, ये हमारा आर्टिकल 37 के अंदर लिखा हुआ है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं और जो ये हमारे डीपीएसपी हैं इनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट हो जाती है। अब ये कन्फ्लिक्ट जो है कैसे कैसे, मतलब किस तरीके से इमर्ज होती है, हम इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें चंपाकम दोराई राजन केस है जो 1951 के अंदर हुआ था। इस टाइम पर जो है दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो क्या करेंगे, जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे प्रिवेल करेंगे डीपीएसपी के ऊपर। यानी डीपीएसपी जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है फंडामेंटल राइट के फेवर में यहाँ पर अपना डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि ये डीपीएसपी के ऊपर क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे, यानी ये उनसे ऊपर है, यानी फंडामेंटल राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और जो डीपीएसपी को क्या बोला गया, ये जो है सब्सिडरी हैं किसके, फंडामेंटल राइट के। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या किए जा सकते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं, अगर वो जो है क्या करना चाहती है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। अगर वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो उसके लिए क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, वहाँ पर अमेंड कर सकती है। तो इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, वहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 पास किया और उसके साथ साथ 17th अमेंडमेंट एक्ट 1967 जो है वो पास किया, ताकि वो जो अपने डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल है यानी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि कई बार जो पार्लियामेंट क्या करती है, जब भी कोई भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो उस टाइम पर जब ये जो डीपीएसपी हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो हमारे कुछ एक फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाता है। जब वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाता है तो उस टाइम पर दोनों कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि आप हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, ऊपर से जो है गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे, और यहाँ पर जो है फंडामेंटल सिटीजन जो फंडामेंटल राइट है वो सिटीजन के हैं, तो सिटीजन के राइट का यहाँ पर वॉयलेशन हो जाता है, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो उस टाइम पर भी ऐसा हुआ, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर रहेंगे, आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है फंडामेंटल राइट को अगर चाहें तो अमेंड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपने डीपीएसपी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है इस टाइम पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी और इसको ध्यान में रखते हुए फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, अपने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th जो अमेंडमेंट है एक्ट ये पास कर दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1967 के अंदर दोबारा से केस आता है, उसके गोलकनाथ केस, इसको हम जो है फंडामेंटल राइट के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने फंडामेंटल राइट वाला लेसन जब हमने किया था तो उस टाइम पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो है पार्लियामेंट ने कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो सेंक्रोसेंक्ट है। सेंक्रोसेंक्ट मतलब परमानेंट है, आप उनको नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, एब्रिज नहीं कर सकते, ना ही टेक अवे, यानी इनको जो है आप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इनको कर्टेल नहीं कर सकते, आप इनको छीन नहीं सकते, सिटीजन से आप इनको छीन नहीं सकते, मतलब आप जो है इनको क्या नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते अगर आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी तो पार्लियामेंट क्या कर रही थी, बार बार जो है अमेंडमेंट पास करके फंडामेंटल राइट को चेंज कर देती थी, जिसकी वजह से उनका जो है नेचर भी चेंज हो जाता था। जो फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन को मिलने चाहिए थे वो जो है उनके करेक्टर ही चेंज हो जाता था, और उसकी वजह से फिर क्या होता था कि जो है काफ़ी सारा फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा था। तो दोबारा से जो है जब ये केस, गोलकनाथ केस जब अराइज हुआ 1967 के अंदर, उस टाइम पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट को इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, ना उनसे छीन सकते हैं, ये परमानेंट इन नेचर है, यानी आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो कोई दूसरा तरीका निकालिए, यहाँ पर फंडामेंटल राइट को बार बार वॉयलेट मत कीजिए।
तो इस वजह से फिर पार्लियामेंट को ने इसके लिए रिएक्ट किया, और ये हम पिछली बार भी देख चुके हैं। उन्होंने 24th जो अमेंडमेंट एक्ट है 1971 के अंदर और 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर जो है 2 अमेंडमेंट इन्होंने पास की, 24th एंड 25th। 24th के अंदर हमने देखा कि इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट ने अपने आप को पावर दे दी कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पर अब्रीज कर सकते हैं, मतलब उनको जो है छीन सकते हैं। अब किसी भी सिटीजन के यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल राइट है उसको वो छीन सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये पावर अपने आप को दे दी। उसके बाद 25th अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल ऐड कर दिया 31C, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। और 31C के अंदर इसने 2 प्रोविजन डाले कि कौन कौन से प्रोविजन डाले, तो देखिए इसके अंदर कि कोई भी लॉ जो कि आर्टिकल 39B और 39C के अंदर जो हमारे आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे जो हमारे पीपल के वेलफेयर से रिलेटेड है, कि उनको जो है हमने क्या प्रमोट करना है, उनको इक्वालिटी और ये हमने प्रमोट करने हैं, इक्वालिटी उनको देनी है, उनको लाइवलीहुड जो है वो सुरक्षित करना है, और हर एक चीज़ में उनको इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो इनसे रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि अगर 39B और C के अंदर जो आर्टिकल हमारे दिए गए हैं, जो आर्टिकल 39B और C के अंदर जो हमारे प्रोविजन किए गए हैं, जो प्रिंसिपल किए गए हैं, अगर गवर्नमेंट इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना चाहती है और ये अगर DPSP उसके बाद आर्टिकल 14 और 19 को क्या करते हैं, वोलेट भी करते हैं, उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये जो है लॉ होगा वो क्या नहीं होगा, वो वॉइड नहीं होगा, मतलब एक तरीके से वो जो है अनवैलिड नहीं होगा। ये मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट ने कहा कि जो हम आर्टिकल 39B और C के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते टाइम अगर राइट टू इक्वालिटी का और आर्टिकल जो 19 है राइट टू फ्रीडम का अगर वॉयलेशन होता है, तो भी ये जो हमारे जो ये DPSP है, ये यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर जो है मतलब जो पार्लियामेंट ने जो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉ बनाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, मतलब अनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। मतलब एक तरीके से ये है कि आपके ये जो फंडामेंटल राइट है 14 और 19 वाले, ये जो हैं आपके वॉयलेट हो सकते हैं और आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट क्या करना चाहती है, इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो यहाँ पर लाना चाहती है। तो यहाँ पर ये राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो है वीमेन और मेन के लिए अगर बात करें, तो यहाँ पर इक्वालिटी के लिए कोई भी लॉ यहाँ पर लेकर आती है दोनों की इक्वालिटी के लिए, और वो जो है अगर इस राइट को वॉयलेट भी करते हैं और यहाँ पर वीमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर कर दिया जाता है, तो और वो उसकी वजह से क्या होता है कि ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 तो हमें कहता है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर वीमेन के साथ इक्वली ट्रीट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, वीमेन को जो है कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस वहाँ पर दे देंगे, उनको जो है अलग से बेनिफिट हम देना शुरू हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में इनइक्वालिटी होगी कि हम मैन को वो चीज़ नहीं दे रहे हैं, वीमेन को दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इनइक्वालिटी तो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन तो हुआ, लेकिन उसको जो है क्या नहीं माना जाएगा, उस लॉ को फिर भी गलत नहीं माना जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके का प्रोविज़न जो है इसके अंदर किया गया। फर्स्ट प्रोविज़न किसके अंदर, जो हमारा ये आर्टिकल 31C था, इसके अंदर फर्स्ट प्रोविज़न ये ऐड किया गया। सेकंड प्रोविज़न इन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर लॉ कोई भी बनाया जाता है तो उसको जो है कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जाता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इस तरीके का कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास करेगी तो उसको जो है कोर्ट के अंदर हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है सेकंड प्रोविज़न इनके अंदर रखा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट फिर जो है केशवानंद भारती केस के अंदर, दोबारा से केशवानंद भारती केस 1973 आता है, उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपका जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने सेकंड प्रोविज़न रखा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये क्या करता है, जो जुडिशरी की पावर है ना, जुडिशियल रिव्यू की, कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो वाली जो पावर है ये छीन रहा है, जबकि जुडिशियल क्या है, वो बेसिक फीचर है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसलिए आप जो है उसको क्या नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते। इसलिए जो है केशवानंद भारती केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो सेकंड प्रोविज़न है वो तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन आपका जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो हम मान लेते हैं। ठीक है कि अगर आप जो है DPSP को इम्प्लीमेंट करते टाइम अगर 14 और 19 का वॉयलेशन भी करते हैं, यानी जो हमारा आर्टिकल 39B और C था जो हमने देखा था, अगर उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम जो पार्लियामेंट है 14 और 19 का वॉयलेशन भी करती है, तो भी ठीक है, हम मान लेते हैं इस चीज़ को, फर्स्ट प्रोविज़न को, लेकिन सेकेंड प्रोविज़न को नहीं मानेंगे। ये आप जुडिशरी की पावर को ही हटा रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी की पावर क्या है, जुडिशरी की पावर है जुडिशियल रिव्यू करना। कोई भी लॉ लेकर आता है, अगर वो लॉ गलत है, अगर आप उससे जुडिशरी जो है अगर उस लॉ को रिव्यू करती है कि ये लॉ गलत है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल देने का अधिकार है जुडिशरी का, तो आप उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते। इसलिए जो है
सेकंड प्रोविजन को यहाँ पर उन्होंने इनवैलिड करार दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो फंडामेंटल राइट है ये नेगेटिव है, इनको नेगेटिव बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे स्टेट को रोकते हैं कुछ भी चीज़ करने से। तो हमारे स्टेट को रोकते हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट को रोकते हैं कि हमारा जो स्टेट है लोगों के लिए जो है इसके ऊपर ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, उनके अधिकारों को कर्टेल नहीं करेगा, तो इस तरीके की ऑब्जेक्शन डालते हैं। और डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टेट को अलाउ करते हैं कि आप लोगों के लिए ये काम करें, तो एक तरीके से इनको पॉजिटिव बोला जाता है। उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, ये जस्टिशिएबल इन नेचर है, यानी कोर्ट में इनको एनफोर्स कराया जा सकता है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, आप जो है कोर्ट के थ्रू यहाँ पर एनफोर्स नहीं करा सकते। उसके बाद देखिए ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, जबकि जो हमारे ये डीपीएसपी हैं वो सोशल और इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करते हैं। उसके बाद देखिए कि इनके ऊपर लीगल सैंक्शन है, यानी आप जो है लीगली एनफोर्स करा सकते हैं इनको, लेकिन ये क्या है? मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन इनके पीछे है, यानी इनको जो है लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते, यानी कोर्ट में जाकर आप एनफोर्स नहीं करा सकते। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपना मोरल, अगर उनके पास है, गवर्नमेंट चाहती है कि इनको फोर्स कराना चाहिए तो गवर्नमेंट करा सकती है, यानी आप जो है कोर्ट में जाके उनको एनफोर्स नहीं करा सकते धक्के से, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये जो है एक अकेले इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, यानी इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हैं ये, लेकिन ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखते हैं। उसके साथ साथ देखिए इनको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए किसी तरीके के लेजिस्लेशन की, मतलब एक्ट को पास करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्ट बनाने की, लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो लॉ बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी इंप्लीमेंट होंगे ये। तो यहाँ पर जो है ये अपने आप से ऑटोमेटिकली फोर्स में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ देखिए कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकती है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, कोई भी लॉ, अगर कोई भी लॉ जो है पास किया जाता है और वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, तो कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकती है, उसको क्या बोल सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दे सकती है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अगर कोई भी लॉ डीपीएसपी का अगर अवहेलना करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उसको लॉ को क्या बोल दिया जाए, तो वहाँ पर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड नहीं दिया जा सकता, तो यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से जो है ये इनके बीच में मेन डिफरेंसेस हैं फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच। तो ये हमने जो है डिफरेंस देखा। उसके बाद देखिए जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट चल रही थी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि पीछे जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट है उनके बीच में, दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो उसके अंदर देखिए कि यहाँ पर केशवानंद भारती के केस के अंदर दोबारा से जो जुडिशरी है वो कहती है, वो क्या कहती है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जुडिशरी ने क्या कहा था कि आप जो है कोई भी यहाँ पर प्रोविज़न ला सकते हैं, इसके साथ साथ कोई भी जो है यहाँ पर आपने जो फर्स्ट प्रोविज़न रखा है उसको हम जो है यहाँ पर क्या मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, लेकिन जो आपने सेकंड प्रोविज़न रखा है जिसमें आप हमारा जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो वापस ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। तो देखिए उसको जो है यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। उसके बाद फिर क्या किया, यहाँ पर पार्लियामेंट फिर से जो है रिएक्ट करती है और पार्लियामेंट ने क्या किया, यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट जो है वो पास कर दिया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में पास किया, और इन्होंने क्या किया कि जो ये आर्टिकल 31C इन्होंने ऐड किया था, जिसमें 2 प्रोविजन उन्होंने ऐड किए थे, फर्स्ट को जो है जुडिशरी ने वैलिड बोला था और सेकंड प्रोविजन को इनवैलिड बोला था। तो अब पार्लियामेंट ने क्या किया, दोबारा से एक्ट पास करके दोबारा क्या बोला कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 31C के अंदर इन्होंने बात की कि हम क्या करेंगे कि ना केवल जो आर्टिकल 39 और बी और सी के अंदर जो पार्ट हैं, ना केवल उनको, बल्कि जितने भी डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी मतलब 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी डीपीएसपी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते टाइम अगर आर्टिकल 14 और 19 का कोई वोलेशन भी हो जाता है तो भी वो क्या है, वैलिड है। मतलब पहले तो सिर्फ ये था कि सिर्फ यही दो प्रिंसिपल थे, यही 2 प्रोविजन थे, अगर ये दोनों प्रोविजन क्या करते हैं, आर्टिकल 19 और 14 का अगर वोलेशन भी करते हैं तो क्या माना जाएगा, उसको वैलिड माना जाएगा। और जुडिशरी ने इसको क्या कर दिया था, हाँ बोल दिया था, इसको हाँ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट ने फिर इसको क्या किया, इसका और यूज करना चाहा, और उन्होंने कहा कि ना केवल 39 बी और सी, बल्कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जितने भी मतलब 36 से लेकर 51 तक जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करें, और करते टाइम अगर 14 और 19 आर्टिकल का वोलेशन भी होता है, 14, 19 और 31 को भी ऐड कर दिया, अगर इनका भी वोलेशन होता है तो वहाँ पर क्या होगा, तो उसको भी इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता, मतलब वो भी क्या है, वैलिड है।
तो इस तरीके से पार्लियामेंट ने ये जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो है मिनर्वा जो मिल केस है 1980 के अंदर वो आता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देता है। कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि सभी के सभी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते टाइम आप जो है 14 और 19 को वोलेट नहीं कर सकते। ओनली यही रहेगा जो आपने पहले रखा था, ओनली 39B का और सी का ये जो प्रोविजन है वही आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी के डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते टाइम आप इनको वोलेट नहीं कर सकते। तो ये मिनर्वा मिल केस के अंदर जो है 1980 के अंदर ये जो है इनका सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। अब देखिए इन्होंने दोबारा से फिर से क्या किया, फिर से फंडामेंटल राइट को इन्होंने जो है सुप्रीम बना दिया और डीपीएसपी को क्या कर दिया, इन्होंने फिर से जो है अंडरमाइन कर दिया, दोबारा से जो है फंडामेंटल राइट की पावर बढ़ा दी। अब देखिए लेकिन उन्होंने यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर उन्होंने परमिशन दे दी ओनली जब ये आप दो फंडामेंटल राइट को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तभी आप आर्टिकल 14 और 19 का वोलेशन यहाँ पर अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और उसके बाद फिर जब यहाँ पर आर्टिकल 31 वाली बात नहीं मानी गई तो यहाँ पर फिर से पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने 44th अमेंडमेंट पास कर दिया और आर्टिकल 31 को ही हटा दिया। यानी आर्टिकल 31 बचेगा ही नहीं तो उसका वोलेशन होगा भी क्या। तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट फिर क्या करती है, इस आर्टिकल को यहाँ पर हटा देती है और बचता है अब ओनली 14 और 19। अब देखिए मिनर्वा मिल केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहती है, जो कि 1980 के अंदर हुआ, उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस। दोनों के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ये दोनों एक तरीके से क्या बनाते हैं, कोर ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रिवॉल्यूशन। दोनों आपस में यानी उनके बीच में क्या बना दिया, एक तरीके से वो आपस में इंटीग्रेटेड है। मतलब ना तो वो उससे ऊपर है ना वो उससे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है ना ही डीपीएसपी। ये एक दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के साथ जो है इनका अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं है। तो एक तरीके से दोनों मिलकर सोशल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, सोशलिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये एक चैरियट के 2 व्हील हैं, मतलब एक रथ के 2 पहिए हैं, इनको एक दूसरे से कम नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है एक दूसरे के मतलब एक को दूसरे के ऊपर जो है प्राइमेसी देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि दोनों की वजह से अगर हम एक को जो है दूसरे के ऊपर प्राइमेसी देंगे या फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से ऊपर मानेंगे या फिर इसके अपोजिट अगर करेंगे तो उससे क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी में इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो हार्मनी है वो क्या होगी, वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि बार बार जो है यहाँ पर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में क्या होता है, एक तरीके से कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। क्योंकि ऐसे केस जो हैं फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को वो केस सुनने पड़ते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहे होते हैं और उसकी वजह से फिर उन दोनों के बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी को क्या है, डिस्टर्ब करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक तरीके से इन दोनों के बीच में हार्मनी और बैलेंस बनाकर रखना है। और यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप इसे वोलेट नहीं कर सकते। बार बार जो है आप इनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं कर सकते। अगर आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप फंडामेंटल राइट को बिना एब्रोगेट किए यहाँ पर आप कर सकते हैं। मतलब आप उनको बार बार कर्टेल मत कीजिए। अगर आपने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो आप कोई और वे आउट जो है यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके की जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर दी गई। उसके बाद देखिए अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है, यानी ये सारे के सारे केसेस होने के बाद लास्ट में जो है क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि अब प्रेजेंट पोजीशन के अंदर क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन के अंदर ये है कि फंडामेंटल राइट अभी भी जो है डीपीएसपी से ऊपर है, डीपीएसपी से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी को जो है आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और पार्लियामेंट उसके लिए फंडामेंटल राइट जो राइट्स हैं उनको भी अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो उन्होंने दिया कि यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है इससे रिलेटेड हमारा जो लेसन है वो आगे आएगा और उसको जो है आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या। उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो रखे गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं, एक तरीके से उसकी जो फिलोसफी को फ्रेम करते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से उन्होंने बात की कि आप जो है जो मर्जी चाहे जिस भी पार्ट को चाहे जिस भी राइट को चाहे आप चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर जो है ये कन्फ्लिक्ट जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद
इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम बीच में ही देख चुके हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में डिफरेंस क्या है, वो पीछे से एक बार आप जाके देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, किस तरीके से जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है इंप्लीमेंट करती रही है डीपीएसपी को, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ पर लेकर आई है जिसकी वजह से जो हमारे डीपीएसपी हैं वो इंप्लीमेंट हुए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग में ही 1950 के अंदर ही देखिए यहाँ पर जो है प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया किस लिए, कंट्री की डेवलपमेंट को प्लान करने के लिए, यानी कंट्री को एक तरीके से हमने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है और एक प्लान मैनर के अंदर करनी है, तो इसलिए जो है प्लानिंग कमीशन यहाँ पर फोर्स में आता है। और इसके द्वारा प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है 5 ईयर प्लान्स यहाँ पर लाए जाते हैं और 5 ईयर जो प्लान्स हैं उनके अंदर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब लोगों के बीच में जो इनकम की इनइक्वालिटीज़ है उसको यहाँ पर जो है रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स जो है और प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। पावर्टी को इरेडिकेट करने के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं कि पावर्टी को हमें दूर करना है। इसके साथ साथ जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसके साथ साथ जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना है और वहाँ पर जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में करना है। तो ये सारे के सारे प्रोविज़न यहाँ पर किए जाते हैं और वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, क्योंकि डीपीएसपी के अंदर हमने देखा था कि लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना है, एक जो रिसोर्सेज है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है और जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। तो ये सारे के सारे मेन एम जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद जो 2015 के अंदर क्या हुआ कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह एक न्यू बॉडी बना दी गई, नीति आयोग, जिसका नाम है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो है हमारा एक अलग से जो है बॉडी बना दी गई। उसके बाद देखिए सेकंड अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए, किससे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, क्योंकि हमने देखा कि जो जमींदारी सिस्टम जिस टाइम पर था, जमींदारी सिस्टम काफ़ी सारे जो है अंग्रेजों ने काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम लेके आए गए जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लैंड है कुछ एक लोगों के हाथ में सीमित होकर रह गई और बाकी लोग जो है वो लैंडलेस लोग हो गए और वो जो है एक तरीके से मजदूरों की तरह उनके ज़मीन पर काम करते थे। तो इसलिए इस लैंड रिफॉर्म को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से जो एग्रीरियन सोसाइटी है यानी जो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट सोसाइटी है उनकी कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके। और ऐसी कंडीशन के लिए क्या किया गया कि अबोलिश कर दिया गया इंटरमीडियरीज को, यानी जमींदार थे जो और जागीरदार थे और इमामदार थे, इन सबको क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। उसके साथ साथ टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंसी मतलब जो टेनेंट लोग थे, पीपल थे जो दूसरों की लैंड पर काम करते थे, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया और इसके साथ साथ उनको जो है फेयर रेंट भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाने की बात की गई और काफ़ी सारे जो है रिफॉर्म उनसे रिलेटेड लाए गए। इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड, कि एक लिमिट से ज़्यादा आप जो है लैंड होल्ड नहीं कर सकते और अगर आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा लैंड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो दूसरों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के जो है कानून यहाँ पर पास किए गए। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने अपनी ज़मीनें जो है दूसरों को यहाँ पर क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबर, जो लैंडलेस लेबर थे उनके बीच में आपने क्या करना है, जो सरप्लस लैंड है आपके पास उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग, आपने जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी है, कई लोग मिलकर जो है एक फार्म की खेती कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है अपनी अर्निंग कमा सकते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो है रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए गए। तो ये देखिए ये भी सारे क्या है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड रिफॉर्म्स है। उसके बाद देखिए ये इतने सारे के काफ़ी सारे एक्ट हैं जो समय समय पर पास किए। मिनिमम वेज एक्ट, ताकि लोगों को जो है एक मिनिमम वेज मिलती रहे, उनको मिनिमम जो मजदूरी है अपने काम का वेतन जो है वो उसको मिलता रहे। पेमेंट ऑफ द वेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट 1965, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए भी 1986 में एक्ट पास किया गया। बाउंडेड लेबर को भी खत्म करने के लिए सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976 के अंदर पास किया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास किया गया। फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री की जो कंडीशन है उनको सुधारने के लिए 1948 के अंदर एक्ट पास किया गया। माइंस एक्ट 1959 52 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिस्प्यूट होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉई होते हैं और एम्प्लॉयर होते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होते हैं, उनको सेटल करने के लिए 1947 में एक्ट पास किया गया। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन काम करते टाइम अगर किसी के साथ कोई भी दुर्घटना घट जाती है किसी वर्कर के साथ तो उसको कंपनसेशन देना, तो इससे रिलेटेड एक्ट जो है 1927 के अंदर पास किया गया। और काफ़ी सारे जो है लेबर यानी जो मजदूर लोग हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे काफ़ी सारे जो एक्ट हैं वो पास किए गए।
उसके बाद देखिए 2006 के अंदर जो चाइल्ड लेबर है उसको खत्म कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया 2006 के अंदर। तो ये भी जो चाइल्ड के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए किया गया। उसके बाद देखिए 2016 के अंदर जो चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट बनाया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, उसको रीनेम कर दिया गया। उसके अंदर क्या कर दिया गया, चाइल्ड और एडोलसेंट, एडोलसेंट वर्ड इसके अंदर ऐड कर दिया गया कि जो एडोलसेंट जो किशोर बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, इससे प्रोहिबिट कर दिया गया कि ऐसे ऐसे मतलब काम वो जो है जो हैजार्डियस फैक्ट्रीज हैं वो काम उनके अंदर काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ देखिए विमेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और इसके साथ साथ इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, यानी मेन के इक्वल जो है विमेन को भी क्या दिया जाए, इक्वल रेमुनरेशन दिया जाए। तो ये 1976 के अंदर ये एक्ट भी पास किया गया विमेन के वेलफेयर के लिए। उसके बाद देखिए कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, यानी जितने भी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी पैसा है, उनका यूज़ को बढ़ाने के लिए और सबके भलाई के लिए उसको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इन्होंने जो है नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, यानी सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, ना कि कुछ प्राइवेट लोग। तो ये जो है इसका नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 बड़े बड़े जो बैंक थे उनका क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट ने अपने हाथों में उनका कंट्रोल ले लिया। नेशनलाइजेशन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस 1971 और इसके साथ साथ अबोलिशन ऑफ द प्राइवेट पर्स 1971। इस तरीके के काफ़ी सारे जो एक्ट हैं वो भी पास किए गए और उनका नेशनलाइज किया गया। काफ़ी सारी जो एजेंसी है वो भी लोगों के वेलफेयर के लिए, ताकि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको सबके लिए यूज किया जा सके, मतलब गवर्नमेंट उनका कंट्रोल अपने हाथों में ले और जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको बाकी लोगों के लिए भलाई के लिए उसको यूज़ कर सके। उसके बाद देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 ये भी पास किया गया। ये किससे रिलेटेड था, ताकि लोगों को जो है फ्री लीगल एड जो है उनको प्रोवाइड की जा सके और ताकि उनको जो है जस्टिस प्रोवाइड की जा सके, जिनके साथ कोई भी क्राइम होता है तो उनको जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। और इसके अंडर क्या किया गया, लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। तो देखिए लोक अदालत जो है वो एक स्टैचुरी फॉर्म है, स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से स्टैचुरी फॉर्म बोल सकते हैं इसको हम। और ये एक तरीके से सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। और इसके द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो निर्णय इसके द्वारा देते हैं। यहाँ पर अवार्ड का मतलब ये नहीं है कि प्राइज दिए जाते हैं, कोई भी ऐसा अवार्ड ऐसा नहीं है। यहाँ पर अवार्ड का मतलब है कि जो भी ये अपने डिसीजन देता है, जो भी ये जस्टिस अपनी प्रोवाइड करता है, तो वो एक तरीके से एनफोर्सेबल है, बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर और फाइनल है, और इसके खिलाफ कोई भी किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। मतलब आपने एक बार लोक अदालत के अंदर जो आपको डिसीजन दे दिया जाता है वही इंप्लीमेंट होगा, आप बार बार किसी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। इससे क्या होगा कि जो पुअर लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको बार बार किसी और अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी, ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। वहां पर एक लोक अदालत यानी जो एक छोटे लेवल पर जो अदालत ऑर्गेनाइज की गई है वहीं पर उसको जो है सस्ते में न्याय मिल जाता है और उसको ज़्यादा पैसा कहीं पर खर्च करने की जरूरत नहीं होती। तो ये किसके अंदर किया गया, ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर जो है ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती है। और ये याद रखिए कि लोक अदालत जो है एक स्टैचुरी फॉर्म है, लॉ के द्वारा, मतलब इसको लॉ के द्वारा बनाया गया, स्टैच्यूट के द्वारा बनाया गया। उसके बाद देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, कोर बोर्ड, सिल्क बोर्ड एंड अदर दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशन एंड बोर्ड्स, ये किस लिए किए गए, ताकि जो रूरल एरिया के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो इस एक तरीके से देख सकते हैं कि ये जो हैंडलूम का काम है, सिल्क बोर्ड का काम, सिल्क का जो काम है, हैंडलूम का काम है, और इसके साथ साथ दूसरे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं ये कहाँ पर, रूरल एरिया के अंदर उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि वहां पर जो है कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो सके और वहां जो लोग रहते हैं उनको क्या मिल सके, वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ये सारे के सारे काम किए गए। तो एक तरीके से देख सकते हैं ये किसके अंदर आता था, ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता था। कि हमने देखा कि गांधीयन जो प्रिंसिपल देखे थे उसके अंदर जो है विलेज इंडस्ट्रीज को और कॉटेज इंडस्ट्री को उनकी डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारे के सारे जो बोर्ड है वो एस्टेब्लिश किए गए, ताकि जो है जो डीपीएसपी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो भी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए ये काफ़ी सारे जो हैं और भी प्रोग्राम चलाए गए हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट, जो हिल एरिया के अंदर रहते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1960 के अंदर। ड्रोट प्रोन एरिया, यहाँ जहाँ पर ज़्यादा सूखा वगैरह पड़ता है तो उस एरिया के अंदर 1973 के अंदर प्रोग्राम चलाया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 के अंदर। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रूरल एरिया है यानी विलेज का जो एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। जोहार रोजगार योजना, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने से रिलेटेड जो है योजना बनाई गई।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी जो है रोजगार से रिलेटेड जो युवा लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करना है ताकि वो काम कर सके। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 के अंदर। उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 2006 के अंदर। ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए और उनकी अर्निंग जो लिविंग है उसको इंश्योर करने के लिए ये सारे के सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी जो है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं समय समय पर। उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, जितने भी हमारे विल्ड एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया 1972 के अंदर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट जो लगातार हमारा फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, लगातार फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन जो हो रहा है उसको हमने कंजर्व करने के लिए 1980 के अंदर भी ये एक्ट पास किया। तो ये क्या करता है, सेफगार्ड करता है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को। इसके साथ साथ देखिए वाटर एंड एयर एक्ट भी हमने हमारी गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जिसके अंडर क्या किया गया, सेंटर एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो क्या करते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन और उसमें इम्प्रूवमेंट करने से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स या मेजर्स लेते हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये भी 1988 के अंदर आई, जिसके अंदर जो है फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, उनकी कंजर्वेशन और उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से हमें हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। तो ये भी हमारा डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड है। अब देखिए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की बात करिए, तो देखिए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किस तरीके से किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है आपने देखा है कि काफ़ी सारे इनपुट्स जो है यूज़ किए जाते हैं, सीड्स जो हाईब्रिड क्वालिटी के जो सीड्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स जो है अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ की जाती है, और इसके साथ साथ दूसरे इक्विपमेंट है, मशीनें वगैरह जो यूज़ की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो भी क्या हो चुकी है, मॉडर्नाइज हो चुकी है। इसके साथ साथ जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुपालन है, वो भी मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पर होता है। तो आपने देखा है कि काफ़ी सारी जो मशीनें वगैरह यूज़ की जाती हैं, काफ़ी सारी जो है उनके लिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफ़ी सारा जो फूड है वो भी आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनिमल्स हस्बेंड्री को भी किस तरीके से प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे कार्य किए गए हैं। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम की बात किन्होंने की थी, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर हमने देखा था। तो उसको प्रमोट करने के लिए तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है जो पंचायती राज सिस्टम है वो लाया गया, किसके द्वारा, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर। 1992 का जो एक्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके द्वारा हमारी कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम को जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोविजन किया गया था। एक तरीके से इसको क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको मान्यता दी गई। तो देखिए यहाँ पर 3 टायर सिस्टम, विलेज लेवल पे देखिए पंचायत हम देख सकते हैं, विलेज लेवल पर, तालुका लेवल पर और जिला लेवल पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक स्टेट के अंदर जो है 2 और 3 टायर की जो भी पंचायती राज सिस्टम है वो एस्टेब्लिश किया गया है। तो विलेज में हम पंचायत वगैरह देखते हैं, तालुका, म्यूनसिपैलिटी और जिला में इस तरीके से हम जो है ये अलग से जिला परिषद देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग यहाँ पर 3 टायर सिस्टम पर पंचायती राज सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। उसके बाद देखिए SC ST और अदर वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर और दूसरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो है उनके लिए काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जाती है ताकि उनकी डेवलपमेंट की जा सके। इसके साथ साथ देखिए जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस होता था, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जिसे बोलते हैं, उसको हटाने के लिए ये एक्ट पास किया गया 1955 के अंदर, यानी अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया जा सके। उसके बाद जो है इसको रीनेम दे दिया गया, दोबारा जो है इसका नाम बदल के चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 के अंदर इसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया। उसके बाद देखिए एक अलग से एक्ट बनाया गया, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो देखिए इसके अंदर क्या किया गया कि जो भी SC ST के खिलाफ जो भी उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ कोई इनजस्टिस होती है, तो इसके अंडर उनको क्या किया जा सकता है, उन ऐसे पर्सन जो ऐसा क्राइम करते हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से उनके लिए पेनल्टी यहाँ पर डिसाइड की गई है इस एक्ट के थ्रू, ताकि उनके खिलाफ जो है ताकि SC ST के अगेंस्ट जो भी इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोका जा सके। उसके बाद देखिए बात करते हैं 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1990 के अंदर आया। इस टाइम पर क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू इन्होंने जो है नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST ये जो है एस्टेब्लिश कर दिया। इसलिए ताकि ये जो है SC ST के साथ जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड जो है क्या कर सके, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सके, उससे रिलेटेड जो है केसेस वगैरह को यहाँ पर ये देख सके और उससे उनके वेलफेयर के लिए जो है काम कर सके। तो ये जो है एक तरीके से नेशनल कमीशन इसके लिए एस्टेब्लिश कर दिया गया। उसके बाद देखिए 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2003 के अंदर ये जो एक नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, इसको बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट कर दिया मतलब इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक नेशनल कमीशन बना दिया एससी के लिए, दूसरा बना दिया एसटी के लिए। तो यहाँ पर 2 नेशनल कमीशन बना दिए गए, एक एससी के लिए और दूसरा एसटी के लिए। और ये कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा हुआ? 89th के लिए। और वो जो पहले एस्टेब्लिश किया गया था वो 65th। तो इस तरीके से आप जो है अमेंडमेंट के नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखिए, काफ़ी सारे नेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे दूसरे कमीशन भी यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। किस लिए? ताकि सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। किसके? जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन। अब देखिए वीकर सेक्शन के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? हमारे बैकवर्ड क्लासेस आ सकते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस के नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 के अंदर, 1999 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद माइनॉरिटी के लिए भी नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश किया गया 1993 के अंदर। वीमेन के लिए एस्टेब्लिश किया गया 1992 के अंदर। और चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी एस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन 2007 के अंदर। तो इस तरीके से जो है काफी सारे ये कमीशन जो है वीकर सेक्शन की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर क्या किए गए? एस्टेब्लिश किए गए। अब देखिए बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है जो, इसको जो है क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया अभी 2018 के अंदर। 2018 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, मतलब एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। और ये जो है हमारी किसके द्वारा 102 मतलब 102nd जो अमेंडमेंट है उसके अंतर जो है इसको क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल जो है स्टेटस दे दिया गया। आप देखिए 2019 के अंदर ही जो 10% जो रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस सेक्शन को, यानी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो पर्सन बिलोंगिंग विद ईडब्ल्यूएस, इनको जो है अलग से ये रिजर्वेशन दिया गया है, ना कि इनको SC ST और OBC इनसे अलग जो है इनको कवर किया गया है। इन स्कीम के अंदर इनको कवर नहीं किया गया है। अब देखिए इसको भी किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है? इसको भी ये रिजर्वेशन दी गई है 103rd जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा, जो कि 2019 के अंदर पास की गई थी ये एक्ट। उसके अंदर जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद देखिए काफ़ी सारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसके अंदर भी बात की गई है, जो कि 1973 के अंदर बनाया गया था, जिसके अंदर जो है कोई भी क्राइम अगर किया जाता है तो उसको किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू जो है उसकी कार्रवाई जो है वो की जाती है और उससे रिलेटेड जो है क्या क्या जो है प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं और किस तरीके से उनको सजा सुनाई जाती है, ये देखा जाता है। तो देखिए ये जो है इसके अंदर बात की गई है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर अलग अलग होनी चाहिए। तो ये भी हमारा डीपीएसपी के अंदर जो है एक तरीके से अलग से प्रिंसिपल दिया हुआ है और इसको एनफोर्स कराने के लिए यहाँ पर जो है किसके अंदर जो है इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं, वो दिए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। अब देखिए अगर पहले की बात करें, पहले जो है अब देखिए यहाँ पर सेपरेशन की बात हुई है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी का काम होता है डिसीजन लेना, यानी किसी भी केस को सुनना, यानी किसी भी क्राइम के लिए जो है सजा वगैरह डिसाइड करना। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो भी फंक्शन होता है लोगों की वेलफेयर के लिए उनको क्या करना, एग्जीक्यूट करना, उनको फोर्स में लेकर आना। अब देखिए कि जो पहले कलेक्टर होते थे और जो सब डिविजनल ऑफिसर होते थे और तहसीलदार, उन्हीं के पास क्या होती थी, उन्हीं के पास जुडिशियल पावर होती थी, वही केस सुनते थे और एग्जीक्यूटिव पावर भी उन्हीं के साथ पास होती थी, यानी कोई भी वेलफेयर का काम करना, लोगों की भलाई का काम करना है तो वही करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, इनके पावर को सेपरेट कर दिया, यानी जुडिशियल पावर जो है इनसे ले ली गई है। अब ये सिर्फ क्या करेंगे, ये सिर्फ इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए जो भी एक्ट वगैरह पास किए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे। और जो इससे रिलेटेड जो जुडिशियल पावर है वो किसको दे दी गई है, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है उसको दे दी गई है। और इसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो स्टेट हाई कोर्ट के पास होता है, इनका डायरेक्ट कंट्रोल। तो एक तरीके से वो अलग मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल पावर दे दी गई है और जो बाकी तहसीलदार और डिविजनल ऑफिसर और जो कलेक्टर हैं उनके पास क्या है, उनके पास ओनली एग्जीक्यूटिव पावर है। अब देखिए एक अलग से जो एक्ट है वो किस लिए है, एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951। तो ये जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी साइट्स हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, ये भी जितने भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंट की जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो है ये एक्ट जो है वो पास किया गया ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई भी नुकसान ना हो। इसके साथ साथ देखिए प्राइमरी हेल्थ एंड सेंटर हॉस्पिटल, ये सारे के सारे जो हैं एस्टेब्लिश करवाए गए हैं। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स हैं, काफ़ी सारे एस्टेब्लिश होते हैं। वो किस लिए, ताकि जो है सभी लोगों की जो पब्लिक हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जा सके, मतलब लोगों की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। काफ़ी सारे स्पेशल जो प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं ताकि जो है मलेरिया को इरेडिकेट किया जा सके, TB, लेप्रेसी, एड्स, कैंसर, फिलारिया, कालाजर, इसके बाद गुनिया वोम, याव और इसके साथ साथ जैपनीज एनफ्लेसिटीज। तो इस तरीके के काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं, काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, उनके वाइड स्प्रेड को रोकने के लिए, ताकि लोगों को ये जो है
एक दूसरे से ना फैल सके और ज़्यादा लोग जो है इससे सफ़र ना हो, इसलिए जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं लोगों को अवेयर करने से रिलेटेड। जो है काफ़ी सारे इंजेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं, तो आप देखते हैं, और जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो भी पिलाई जाती हैं बच्चों को भी, और टीके वगैरह लगाए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि काफ़ी सारे जो प्रोग्राम है वो सारे के सारे किस लिए चलाए जाते हैं, ये सारे DPSP को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड है। इसके साथ साथ देखिए स्लॉटर ऑफ काउज, ये भी रोका गया है, इससे रिलेटेड भी लॉ बनाया गया है कि काऊ के जो स्लॉटर है उसको रोका जाए, काव्स और बुलोक से जो है, ताकि एनिमल्स को जो है क्या नहीं किया जा सके, उनको जो है उनके साथ कोई तरीके की वायलेशन ना हो। काफ़ी सारी ओल्ड एज स्कीम जो है वो चलाई जाती हैं, पेंशन स्कीम। तो आप देख सकते हैं अबव 65 ईयर्स के जो लोग हो जाते हैं, तो आपको पता है कि उनके पास ज़्यादा काम करने की ताकत नहीं रहती है, तो उनके लिए काफ़ी सारी पेंशन स्कीम चलाई जाती है, ताकि एक ओल्ड एज में भी वो अपना क्या कर सके, अपना एक तरीके से उनको पैसा मिलता रहे, ताकि वो अपना लाइवलीहुड जो है वो कमा सकें, और साथ के साथ जो है अपनी लाइफ को अच्छे से एक तरीके से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बना रहे। आगे जो है इंटरनेशनल पीस को अगर हम ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, हम जो है नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील की जो पॉलिसीज है उसको भी फॉलो करते हैं। तो इंडिया देखिए पंचशील की जो सिद्धांत है उनको फॉलो करता है कि किसी के साथ जो है किसी के पर्सनल मैटर में जो है इंटरफेयर नहीं करता है, और इसके साथ साथ जो है किसी के साथ कोई भी अलाइनमेंट नहीं रखता है। तो इस तरीके की पॉलिसीज जो है वो भी इंडिया के द्वारा फॉलो की जाती है। तो हम देखते हैं कि ये काफ़ी सारे जो हमने DPSP और देखे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने समय समय पर काफ़ी सारे स्कीम्स और काफ़ी सारे एक्ट पास किए हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए हैं, ताकि हम DPSP को इम्प्लीमेंट कर सके। हालांकि अभी ये फुली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने ज़्यादा ये किस वजह से नहीं हुए हैं अभी फुली इंप्लीमेंट, क्योंकि अभी हमारे पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, काफ़ी सारी अनफेवरेबल कंडीशंस भी हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, इस वजह से कई लोग जो हैं इन तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी कंपैरिजन में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, कई बार जो है सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन ऐसे हो जाते हैं कि सेंटर कुछ पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट करना चाहता है, स्टेट जो है उसको अपोज करता है, तो इस तरीके की काफ़ी सारी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, और भी काफ़ी सारे रीज़न है जो अभी तक जिसकी वजह से ये अभी भी DPSP जो है वो फुली इंप्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो है ये प्रयास जो है हमेशा जारी रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं कि कुछ एक डायरेक्टिव्स हैं जो कि पार्ट जो 4 है उससे बाहर दिए गए हैं, मतलब कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अलावा और भी दूसरी जगहों पर कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट जिनको फॉलो करती है, यानी जो स्टेट है जिनके हिसाब से काम करता है। तो ऐसे कौन से डायरेक्टिव है, तो देखिए सबसे पहले बात करें तो क्लेम्स ऑफ SC एंड ST सर्विसेज, यानी SC ST ये चाहते हैं कि उनको जो है सर्विसेज में क्या दिया जाए, उनको जो है राइट दिए जाए, ताकि जो है वो सर्विसेज को जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो भी सेंटर और स्टेट के अंदर आती हैं, यूनियन एंड स्टेट के अंदर आती है, तो उनके अंदर जो है उनको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक इनका काफ़ी एक्सप्लोइटेशन होता रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुके हैं, बैकवर्ड हो चुके हैं, और इनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इनकी डेवलपमेंट करने के लिए जो है ज़रूरी है कि इनको क्या किया जाए, इनके साथ जो है इक्वली अच्छे से ट्रीट किया जाए, और इनकी जो है इनको सर्विसेज में जो सर्विसेज में अपॉइंटमेंट दी जाए, ताकि इनका वेलफेयर हो सके। तो ये किसके अंदर मेंशन किया हुआ है, ये आर्टिकल 335 के अंदर मेंशन किया हुआ है, जो कि पार्ट किसके अंदर है, 16 के अंदर है। तो ये पार्ट 16 के अंदर है, पार्ट 16 है जो उसके अंदर दिया हुआ है, और आर्टिकल याद रखिएगा आर्टिकल 335 है। उसके बाद देखिए सेकंड बात की गई इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, यानी अगर आपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देनी है तो उनको इंस्ट्रक्शन किससे देनी है, यानी आपने पढ़ाना किस लैंग्वेज में है, तो वो उनकी मदर टंग में पढ़ाना है, आपने उनकी मदर टंग में आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो प्राइमरी लेवल पर ओनली मदर टंग को ही समझ सकते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। और ये किसके लिए है, ये ओनली जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप जो है उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी जिनकी लैंग्वेज जो है वो कुछ एक लोग जो हैं उसकी लैंग्वेज को बोलते हैं, और ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी के अंदर वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। तो ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 35A के अंदर आता है, जो कि पार्ट 17 के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड डायरेक्टिव की बात की गई है, तो थर्ड जो है ये है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि ये ड्यूटी किसकी है, यूनियन की है, मतलब सेंटर की है, कि वो हिंदी की डेवलपमेंट को, हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट है और उसके स्प्रेड को क्या करे, प्रमोट करे। तो ये किसके अंदर दिया हुआ है, ये आर्टिकल 351 के अंदर दिया हुआ है, जो कि पार्ट 17 के अंदर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट की ड्यूटी है इनको एनफोर्स कराने की। अब देखिए हालांकि हम जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिसेबल है, इनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी ये भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जुडिशरी के भी द्वारा भी, और ये जो है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑलरेडी रीड टुगेदर इनको भी इकट्ठे पढ़ा जाता है। इनकी इंपॉर्टेंस जो है एक तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखी जा सकती है।
तो देखिए यहाँ पर जो हम एक ग्लांस के रूप में, एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल्स के अंदर जो है कौन कौन से प्रोविजन यहाँ पर किए गए हैं और कौन से डीपीएसपी दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार तो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार और नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 36 के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर जो है डेफिनेशन दी गई है स्टेट की। उसके बाद 37 के अंदर देखा था एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेनिंग इन दिस पार्ट, यानी किस तरीके से इनकी एप्लीकेशन करनी है। अगर ये जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो आपने देखा कि वहाँ पर जो है ये नल एंड वॉइड भी हो जाते हैं। तो एक तरीके से इससे रिलेटेड जो है बातें यहाँ पर 37 के अंदर की गई हैं। आर्टिकल 38 के अंदर बात की गई है सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना है, सोशल ऑर्डर बनाए रखना है हमने, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना है। उसके बाद आर्टिकल 39 के अंदर हमने देखा है कुछ एक प्रिंसिपल जो कि फॉलो किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, जो कि स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, उनके बारे में जो है आर्टिकल 39 के अंदर लिखा गया है कि कौन कौन से हैं ये प्रिंसिपल जो कि स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। अब देखिए आर्टिकल 39A के अंदर कौन कौन से इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि लोगों को क्या करना है, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करनी है और इसके साथ साथ उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 40 के अंदर देखा हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। 41 के अंदर देखा हमने कि राइट टू वर्क और एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, कुछ जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको क्या करना है, और जो डिसेबल्ड सेक्शन है उनको, और इसके साथ साथ जो दूसरे जो लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनको हमने क्या करना है, राइट टू वर्क, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है उनको ये सारे के सारे राइट हमने प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद आर्टिकल 42 के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करवानी है। ह्यूमन कंडीशन वर्किंग के लिए, काम करने के लिए हमने जो है अच्छी कंडीशन जो है वो क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है लोगों को। उसके बाद 43 के अंदर आता है लिविंग वेज, लोगों को जो वर्कर्स हैं उनको उनकी लिविंग वेज जो है कम से कम वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बनाए रखें, तो इतनी वेज जो है उनको जरूर देनी है। उसके बाद 43A के अंदर आता है वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के अंदर, इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 43B के अंदर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रमोशन देनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की जा सके, उनकी खुद से एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके और उनकी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सके। 44 के अंदर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो ऑल ओवर जो कंट्री के अंदर जो है सबके लिए, सभी सिटीजन के लिए एक जैसे रूल बना देना ताकि सभी लोग जो है उनको फॉलो करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। अब देखिए आर्टिकल 45 के अंदर बात की गई है अर्ली चाइल्डहुड के बारे में कि जब तक वो 6 ईयर की एज अटेन नहीं कर लेते तब तक उनकी क्या करनी है, केयर करनी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 46 के अंदर आता है जो SC ST और वीकर सेक्शन है उनकी अपने एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। आर्टिकल 47 के अंदर आता है कि आपने क्या करना है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, इसके साथ साथ उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ भी ध्यान देना है ताकि लोगों के हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। उसके बाद आर्टिकल 48 के अंदर आता है कि आपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न इनपुट्स जो हैं और साइंटिफिक जो मैनर है उस हिसाब से आपने क्या करना है, इनको इम्प्रूव करना है। उसके बाद आर्टिकल 48A के अंदर देखते हैं प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना है। उसके बाद आर्टिकल 49 के अंदर देखना है जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंट के जितने भी हमारे यहाँ पर जो है मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आर्टिकल 50 के अंदर आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को हमने क्या करना है, एक दूसरे से सेपरेट करना है, उनकी पावर अलग अलग रखनी है हमने। उसके बाद आर्टिकल 51 के अंदर आता है कि हमने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे सारे के सारे जो आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से काफ़ी डिटेल में आप देख सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रोविजन किया गया है, किस किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, कौन से आर्टिकल जो है कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं, कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, कौन से गांधीयन प्रिंसिपल हैं, इसके साथ साथ कौन से जो हमारे लिबरल प्रिंसिपल हैं। तो इस तरीके से आप सारा का सारा जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो देख सकते हैं। अगर कोई भी फिर भी डाउट आपको रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.